रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस मतलब क्या होता है। मैं बता सकते हैं व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस मतलब एक कंडीशन है जिसमें अप्लाइड फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट मैच होता है, उसको बोलना है रेजोनेंस। इसका मतलब क्या है? समझो अभी ये आपको दिया जाएगा ट्यूनिंग फोर्क। ये ट्यूनिंग फोर्क जो दिया जाएगा उसमें 5 ट्यूनिंग फोर्क रहेगा, इसमें 1 अननोन और 4 नोन रहेगा। आपको दिख रहा है वो ट्यूनिंग फोर्क। इसको जब हम लोग जेंटली वाइब्रेट करते हैं तो उससे क्या होता है? वाइब्रेशन उसका तैयार होता है। इस वाइब्रेशन से लॉन्जिट्यूडनल वेव दैट इज साउंड वेव तैयार होता है। ये साउंड वेव हम लोग इस पाइप के अंदर के एयर को पास ऑन करने वाले हैं। ओके, तो इस पाइप के अंदर का एयर भी क्या हो जाएगा? वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। ये होगा अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, और इसके अंदर जो एयर वाइब्रेट होगा उसका रहेगा वो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द पाइप में एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी एंड जो हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया वो दोनों अगर मैच होते हैं तो अंदर का जो एयर कॉलम है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा। और इसी कंडीशन को क्या बोलना है? रेजोनेंस। समझ में आया? व्हाट इज रेजोनेंस? व्हेन द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द natural frequency of the air column, then that air column will vibrate with maximum amplitude, and this condition is known as resonance. ठीक है? फिर रेजोनेंस हुआ है कि नहीं वो हम लोग को पता करने के लिए साउंड का हम लोग हेल्प करें। मतलब ये साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, तो जब साउंड वेव प्रोड्यूस करने के बाद रेजोनेंस होगा तो उस पॉइंट पे हम लोग को ज्यादा मैक्सिमम आवाज सुना देगी। ओके, क्योंकि इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मतलब अगर इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है रेजोनेंस में तो उसका इंटेंसिटी भी क्या होने वाला है? मैक्सिमम। और उस पॉइंट पे हम लोग को मैक्सिमम आवाज सुनाएगी, तो वो हम लोग बोलेंगे कि वो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस है। ठीक है, अब उसके सेटअप में क्या क्या देखो, एक आपको एक जार दिया जाएगा, उस जार के अंदर ये पाइप आपको रखना है। ठीक है, अभी ये पाइप जो है एक ऐसा केस हुआ है कि पाइप क्लोज एट 1 एंड। 3 तरह के वाइब्रेशन हम लोग स्टडी कर सकते हैं। आपका स्टैंडर्ड 12th में फिजिक्स में थियोरी का एक चैप्टर है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ओके, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में 3 क्वेश्चन बोल सकते हैं या कंसेप्ट बोल सकते हैं। एक है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन द 2 फिक्स एंड, मतलब आपको 2 फिक्स एंड में स्ट्रिंग दिया जाएगा और उसका वाइब्रेशन जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग पहले स्टडी करना है। दूसरा है ऐसे ही एक पाइप है, वो पाइप बोथ एंड से ओपन होना चाहिए। अभी ये भी ये पॉइंट बोथ एंड से ओपन है, लेकिन इधर हम लोग ने क्या कर दिया? पानी से उसका सरफेस है क्लोज कर दिया। तो और एक केस है पाइप ओपन एट बोथ एंड, तो उसके अंदर के एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी भी एक स्टडी का पार्ट है। एंड थर्ड है द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इनसाइड अ पाइप विच इज क्लोज एट 1 एंड, तो जो हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। तो ये केस कौन सा है? द पाइप विच इज क्लोज एट 1 एंड, क्योंकि ये ओपन एंड है और ये दूसरा एंड पानी के सरफेस से क्या हुआ है? क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? इस केस में सबसे कम फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम का क्या है? उसको बोलना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का उसका फॉर्मूला है V/4L। पाइप क्लोज एट 1 एंड में जो अंदर एयर कॉलम है इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? V/4L, where V is the velocity of sound in air, मतलब इसके अंदर के साउंड का वेलोसिटी, एयर के वाइब्रेशन का वेलोसिटी इसको हम लोग बोल सकते हैं। एंड दूसरा L क्या है? इस क्लोज एंड से ओपन एंड तक उसका लेंथ, पाइप का लेंथ। फॉर्मूला क्या बताया मैंने? N = V/4L। N क्या है उसमें? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। एंड L क्या है? लेंथ ऑफ द पाइप फ्रॉम क्लोज एंड टू ओपन एंड। ठीक है, तो वही फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे तो V का फॉर्मूला मिलेगा 4 × NL, जो आपको दिख रहा है हैंडबुक पे पेज नंबर 50 पे, बराबर है ना? उधर आपको फॉर्मूला दिख रहा है V = 4NL। V = 4NL, तो वो फॉर्मूला हमें आप लोग को यूज करना है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट का आज का मेन एम है वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? फॉर्मूला क्या है उसका? 4NL। अब इसका मतलब है हम लोग को NL पहले फाइंड करना है।
NL फाइंड करेंगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। तो अब क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर मिलेगा। ठीक है, N into L कैसे फाइंड करना है? डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के आपको ट्यूनिंग फोर्स दिए जाएंगे। ये सेट आपको दिख रहा है, उसमें आपको 4 ट्यूनिंग फोर्स दिए जाएंगे, जिसका 4 वैल्यू आपको पता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आपका जो ऑब्जर्वेशन टेबल है पेज नंबर 52 पे ऑब्जर्वेशन जो टेबल है उसमें जो फर्स्ट कॉलम दिखाई देगा आपको, क्या है वो? फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्स। ओके, उधर आपको ये 4 वैल्यूज नोट डाउन करना है। कैसे नोट डाउन करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। जस्ट देखते जाओ, अभी नहीं, जब आप करोगे ग्रुप में तब आपको इसका 4 वैल्यूज नोट डाउन करना है। इसका ये ट्यूनिंग फोर्स में जो वैल्यूज है, हर एक ट्यूनिंग फोर्स का वैल्यू उसके ऊपर लिखा रहता है। इधर लिखा है जैसे 512 लिखा है, तो 512 हर्ट्ज होता है। तो 4 वैल्यू चेक करके सबसे बड़ा वैल्यू ऊपर लिखना है। ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज है। समझा? पहला काम समझा आपको? ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या लिखा है? कॉलम L1 लिखा है, दूसरा उसके बाद L2। L1 L2 कैसे फाइंड करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, L1 L2 फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले जो बड़ा वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का वो ट्यूनिंग फोर्स उठाना है। ये रबर बैंड है, वो जेंटली वाइब्रेट करना है। जेंटली वाइब्रेट करना मतलब क्या? ये ट्यूनिंग फोर्स का ये प्रॉन्ग्स है, इसको प्रॉन्ग्स बोलते हैं, आर्म्स भी बोल सकते हैं। तो और ये स्टेम है, स्टेम मतलब इसको हैंडल बोल सकते हैं। ठीक है, तो हैंडल को पकड़ के इस रबर पैड के हेल्प से जेंटली वाइब्रेट करना। वाइब्रेशन के बाद ये जस्ट इस पाइप के ओपन एंड पे हॉरिजॉन्टली पकड़ना है। ओके, हॉरिजॉन्टल पकड़ने से अंदर वाइब्रेशन तैयार होगा। वो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन इसके लेंथ एडजस्ट करके हम लोग को ऐसा फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करना है अंदर, जब हम लोग को क्या सुनाई देगा? मैक्सिमम साउंड सुनाई। ठीक है, अभी सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्स लिया है तो लेंथ सबसे कम रखना है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखोगे NL कांस्टेंट है, इसका मतलब N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब जब आपका N का वैल्यू सबसे ज्यादा है तो L का वैल्यू सबसे कम होगा। इसलिए मैंने जब 512 ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्स लिया है तब आपको इस पाइप का लेंथ सबसे कम रखना है। तो रेंज मैं आपको जस्ट बताने जा रहा हूँ, रेंज उसका 14 to 16 में रहेगा, 14 to 16 सेंटीमीटर। ओके, जो भी इधर मेजरमेंट होगा लैब में वो सब CGS यूनिट में करना है, याद रखो। सभी एक्सपेरिमेंट में, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड का हो, 12th स्टैंडर्ड का हो, लैबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे वो कौन से यूनिट में होगा? CGS यूनिट में, इसलिए सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्स का मैक्सिमम साउंड सुनने की कोशिश करेंगे। ओके, जस्ट आप जितना कीप क्वाइट रहोगे उतना वो अच्छा आवाज आएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। आवाज आ रहा है कि नहीं, वैसे कंफ्यूजन हो। ठीक है, आया? अभी ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों आया? क्योंकि मुझे जस्ट आइडिया था कि कौन से रेंज में रखने से आएगा। तो समझो मैं गलती से आप कोई भी एक लेंथ रख रहे हो ऐसे और आप ट्राई कर रहे हो 512 की, आवाज आ रहा है? नहीं। तो आपको पता है कि ये 15 to 16 से ज्यादा है, तो लेंथ क्या करना है? कम कर देना है। लेंथ कम किया, चेक करो, थोड़ा सा आया है, थोड़ा सा आ रहा है, और नीचे लिया मैंने और थोड़ा सा बढ़ गया। मतलब जब मैं उसको डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा था आवाज बढ़ रहा है, तो ये लूज करके फिर से एक बार और थोड़ा नीचे लिया मैंने, टाइट किया, देन जेंटली वाइब्रेट किया, आया। लेकिन इससे मैक्सिमम आता है कि वो भी चेक करें। ओके, तो इसके लिए मैं जस्ट और थोड़ा नीचे ले रहा हूँ पाइप को, चेक कर दे, कम हुआ पहले से। जब आवाज आने लगता है तब उसका एडजस्टमेंट स्लाइटली करो। जब आवाज नहीं आ रहा है तो 3-4 सेंटीमीटर का डिफरेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन जब एक बार आवाज आ गया थोड़ा सा भी तो समझना है कि रेंज में आप आ गए। तब अगर आप ज्यादा डिफरेंस दोगे लेंथ में तो आपका रेंज चला जाएगा। इसलिए जब थोड़ा भी आवाज आता है तो क्या करना है? स्लाइटली एडजस्टमेंट करना है, ऊपर नीचे करना है। तो अभी मुझे पता चल गया कि वो आवाज थोड़ा सा कम हुआ पहले से, तो मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ, जस्ट थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लिया, देन थोड़ा बढ़ गया। ट्रायल एंड एरर करके आपको मैक्सिमम साउंड सुनना है। ओके, कम हुआ, और कम है। रोटेट नीचे लेते समय में कैसे करोगे? रोटेट करके कर रहा हूँ। रोटेट करने से क्या होता है? हल्का सा डिफरेंस आता है। अब सीधा उसको नीचे लोगे तो डिफरेंस ज्यादा होता है। रोटेट करते करते डिफरेंस कम होता है। ठीक है, पहले से बड़ा है और थोड़ा सा नीचे लेके फाइनल कर देते हैं। ओके,
सो दिस इज व्हाट मैक्सिमम साउंड फॉर दिस फ्रीक्वेंसी। क्यों मैक्सिमम आ रहा है? क्योंकि अब इसका फ्रीक्वेंसी और इसके अंदर के एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? मैच हुआ है। इसलिए क्या कौन सा कंडीशन आई है? रेजोनेंस हुआ है। और तब जाके एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड को प्रोपोर्शनल है, इसलिए इंटेंसिटी भी मैक्सिमम है। तो ये करस्पॉन्डिंग लेंथ आपको विद हेल्प ऑफ स्केल मेजर करना है। स्केल में दोनों साइड से आपको मार्किंग दिख रहा है 0 to 50 एंड 0 to 50। तो जो साइड से आप इधर रेफर कर रहे हो, जो 0 को आप इधर वाटर के सरफेस पे रख रहे हो, उसी साइड का लेंथ पाइप के एज तक लेना है। ओके, इधर आपको दिख रहा है ये मैंने सरफेस पे रखा है 0 और ये मुझे समवॉट 16.2 दिख रहा है। राउंड ऑफ वैल्यू नहीं लेना है, 16.2 है तो 2, 16.4 है तो 4, तो कितना मिला वैल्यू मुझे? 16.2। तो वो होगा मेरा L1 का फर्स्ट वैल्यू, मतलब आपका ये 512 हर्ट्ज पहला। एन का वैल्यू कितना बताया मैंने? 512 हर्ट्ज। एन का 512 हर्ट्ज। उसके बाजू में कॉलम कौन सा था? L1। कितना मिला मुझे वो? 16.2। अभी वही फ्रीक्वेंसी के लिए और एक बार चेक करना है, क्योंकि गलती हो सकती है आवाज सुनने में, कम ज्यादा हो सकता है। इसलिए परफेक्शन के लिए या फिर श्योरिटी के लिए हम लोग को वही ट्यूनिंग फोर्स से और एक बार लेंथ फाइंड करना है। उसके लिए जब आपको आवाज मिला उसको और थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे एंड देन उसी ट्यूनिंग फोर्स से चेक करेंगे कि मैक्सिमम कितने कब आता है। अभी दूसरी बार क्यों किया मैंने? हम लोग को 2 बार करना है। L1 16.2 मिला, L2 दूसरी बार आवाज चेक किया मैक्सिमम किधर आता है, वो लेंथ फिर से चेक करना है वाटर के सरफेस से पाइप के एज तक। इट इज अगेन 16.3 समथिंग। इसका मतलब L1 L2 में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0.1, 0.2, 0.3 मैक्सिमम। मतलब समझो आपका एक रीडिंग 16.1 है और दूसरा आपका एकदम 17 है, रॉन्ग है। L1 L2 की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन एक आपका वैल्यू 16.4 है और दूसरा 16.6 है, इट इज ओके। तो 0.3 से ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए L1 और L2 के रेंज में। अगर उससे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो समझना है कि आपको एक तो L1 आपका गलत है या फिर L2 गलत है। तो कोई भी एक चेक करना है, लेकिन L1 L2 में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाजू में कॉलम कौन सा है? L1 L2 के बाद L3 है। L3 हम लोग थर्ड टाइम नहीं करने वाले, तो L3 कट होगा। L3 सब कट करो, L3 का कॉलम कट करो सब लोग। किया कट। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? मीन है। मीन कैसे निकालोगे? L1 और L2 दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके आपको मीन L मिलेगा। नेक्स्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कैपिटल L। प्लीज लिसन, कैपिटल L है। कैपिटल L कैसे लिखना है? देखो क्या लिखा है कैपिटल L के फॉर्मूले में? L प्लस E लिखा है। E मतलब इधर है एंड करेक्शन। E क्या है? एंड करेक्शन। एंड करेक्शन का मतलब समझाता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू थियरी, जब ये पाइप क्लोज एंड का केस है तो इसमें जो स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होगा, उस वेव में एंटी नोड ओपन एंड पे फॉर्म होता है एंड नोड क्लोज एंड पे फॉर्म होता है। डायग्राम में आप देख रहे हो, इधर ये आपका नोड है, ये पार्ट कौन सा है? नोड है। और ये ओपन जो है ऊपर, वो कौन सा है? एंटी नोड। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, एंटी नोड एग्जैक्टली एज पे फॉर्म नहीं होता है, वो थोड़ा सा ऊपर फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि ये एयर जो है पाइप के ऊपर, वो भी फ्री टू वाइब्रेट है, वाइब्रेट होने के लिए फ्री है। तो पाइप के अंदर का एयर का जो वाइब्रेशन है, उस फ्री एयर को भी मिलता है और वो फ्री एयर भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होना शुरू कर देती है। इसलिए जो एम्प्टी नोड मिलता है वो पाइप के एग्जैक्टली एज पे नहीं मिलता है। किधर मिलता है? पाइप पे थोड़ा सा ऊपर मिलता है। लेकिन जो फॉर्मूला हम लोग ने लिया है उसमें एंटी नोड से नोड का एक्सपेक्टेशन है और हम लोग ले रहे हैं एज से नोड तक ले रहे हैं। तो वो एंटी नोड का जो डिस्टेंस है एज के, एज से लेकर एंटी नोड जिधर फॉर्म हो रहा है वो डिस्टेंस, उसको एंड करेक्शन बोलना है। एंड करेक्शन क्यों? क्योंकि वो एंड में है, इसलिए करेक्शन क्यों? क्योंकि वो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा इसमें। उसका एंड करेक्शन का सिंबल है E और उसका फॉर्मूला दिया है, देखो फर्स्ट पेज पे फॉर्मूला दिया है, एंड करेक्शन के कैलकुलेशन का टेबल दिया है इधर। लेकिन हम लोग एंड करेक्शन के लिए ये जस्ट टाइम भी, इधर मैं आपको डायरेक्ट डायमीटर का वैल्यू देने वाला हूँ। फॉर्मूला क्या है? E का 0.3 इंटू D। D मतलब इस पाइप का इंटरनल डायमीटर। तो इसका डायमीटर आप नोट डाउन करो 3.41 सेंटीमीटर। मतलब जो हम लोग लैब में यूज करने वाले पाइप्स है उसका एवरेज डायमीटर हम लोग ले रहे हैं डायरेक्टली। टाइम बिंग दे रहा हूं मैं, एक्चुअली ये प्रैक्टिकली करना पड़ेगा डायमीटर का वैल्यू कैलकुलेशन, लेकिन टाइम बिंग आप कितना ले रहे हो? 3.41 सेंटीमीटर। डी का वैल्यू उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.3 से। समझ में आ रहा है सबको? 3.41 सेंटीमीटर डायमीटर है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? 0.3 से। तो आपको क्या मिलेगा? एंड करेक्शन।
वो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिलेगा, 1.023 वैल्यू आता है, वो वैल्यू आपका एंड करेक्शन है। वो एंड करेक्शन का वैल्यू 1.023 आपके नेक्स्ट पेज पे जो ऑब्जर्वेशन टेबल था अभी आप देख रहे थे कैपिटल एल, उस कैपिटल एल के लिए, ये कैपिटल एल के लिए क्या करना है, जो भी इसका वैल्यू मिलेगा एल का, स्मॉल एल का, उसमें क्या ऐड करना है, ई का वैल्यू ऐड करना है और इधर लिखना है। ई का वैल्यू फिक्स रहेगा 0.3 इंटू डी। बहुत स्टूडेंट गलती क्या करता है, 0.3 ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल समझो 16.2 मिला मीन, 16.2 में 0.3 ऐड कर देते हैं। 0.3 ऐड नहीं करना है, 0.3 इंटू डी करके जो वैल्यू मिलेगा वो ऐड करना है, उससे आपको क्या मिलेगा, कैपिटल एल। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपके 4 ट्यूनिंग फोर्क के लिए 4 लेंथ मिलेंगे, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट रो कौन सा है, लास्ट रो में क्या लिखा है उसे ऑब्जर्वेशन टेबल में अननोन फ्रीक्वेंसी करके लिखा है ना, अननोन फ्रीक्वेंसी करके लिखा है लास्ट रो में, उसके बारे में बता रहा हूँ। पहले हम लोगों ने कौन से फ्रीक्वेंसी के लिए किया अभी, 512। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए भी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 512 के बाद, एंड देन अननोन फ्रीक्वेंसी का कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो 512 के बाद आपके पास जो सेट में दिया है वो फ्रीक्वेंसी है 426। कितना है, 426। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का एम ये है, जब अभी नेक्स्ट ट्यूनिंग फोर्क के लिए चेक करते जाओगे तब लेंथ इंक्रीज करते जाना, क्योंकि फॉर्मूले से पता चल रहा है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अभी n मैंने कम रखा, अभी पाइप का लेंथ क्या करना है, बढ़ाना। तो स्टार्ट करने से पहले ही 4-5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसका चेंज करो, स्टार्ट करने से पहले। इसका मतलब अपने आप उस रेंज में आ गए। आप उधर से ही चेक करते जाओगे तो फिर वो रेंज आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए जब नेक्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की बात कर रहे हैं लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए, तब जो पहले का फ्रीक्वेंसी का लेंथ था वो ऑलरेडी किससे बढ़ाओ, 3 to 4 सेंटीमीटर से थोड़ा बढ़ाओ। ठीक है, चेक करो कि उधर आता है क्या। अभी मैं 426 के वैल्यू के लिए चेक कर रहा हूं, उसी रेंज में आपको मिलेगा। ओके, अभी क्यों आया डायरेक्टली, क्योंकि मैंने पहले रेंज थोड़ा सा चेंज किया इसमें, और मुझे थोड़ा सा अंदाज है, अभी प्रैक्टिस से अंदाज है कि कौन से लेंथ पे कौन से फ्रीक्वेंसी का आवाज मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन ये जब आवाज आने लगेगा तब स्लाइट डिफरेंस दे दो उसके लेंथ को, स्लाइटली चेंज करो ताकि कौन सा आवाज सुना है और मैक्सिमम आता है क्या नहीं चेक कर। ठीक है, कम हुआ, इसका मतलब थोड़ा सा फिर से ऊपर करना है, थोड़ा सा ऊपर करने के लिए रोटेट करके ऊपर। ओके, कम हुआ मतलब रेंज के बाहर गया। और स्लाइड डिफरेंस, स्लाइड मतलब समझ आ रहा है कितना छोटा कर रहा है डिफरेंस। अभी मैक्सिमम तो लग रहा है, फिर भी डायरेक्टली कंफर्म मत करो, पहले से बड़ा है, बराबर कम है, आई थिंक सो पहले से बड़ा है, चेक कर कम। फिर भी एक बार ट्राई कर लेता हूं मैं। सो जिधर पहले था वही आपका मैक्सिमम का है। वन मोर थिंग, ये जब आप ट्यूनिंग फोर्क इधर हेल्ड कर रहे हो तो उसको हॉरिजॉन्टल पकड़ो, ना उसको ऐसे पकड़ना ना उसको ऐसे पकड़ना। हॉरिजॉन्टल पकड़ना, लेकिन पाइप को टच मत करो। पाइप को टच करने से उसके वाइब्रेशन उसको पास हो जाएंगे। गलती से ये पाइप अगर निकल गया, अभी ये तो प्लास्टिक है ठीक है, लेकिन फिर भी पानी गिर सकता है। अगर ग्लास के जार भी है तो ग्लास के जार के साथ अगर कुछ मस्ती हो गया, फिर गलती से उसको टच हो गया तो ग्लास का जार गिर के फूट सकता है। ओके, तो ये प्रिकॉशन ले लो, फिर आपको फाइन गिरेगा अगर वो फूट गया। तो प्रिकॉशन लेके ही आपको परफॉर्म करना है। वन मोर थिंग, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेरिमेंट है, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो मैंने सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क के लिए कैसे दिया बता, उसका लेंथ फिर से कैसे मेजर करना है, सेम पानी के सरफेस से एग्जैक्टली 20 पे आएगा। तो 20 पे आया, ये होगा आपका सेकेंड फ्रीक्वेंसी का L1, बराबर। मतलब किधर लिखोगे वो, इधर सेकेंड फ्रीक्वेंसी, मतलब इधर 426 पहले से लिखा होना चाहिए, उसके बाजू में L1 है, उधर आपका 20 आएगा। लेकिन L2 कैसे ऑप्शन करोगे, तो वापस जो उसी लेंथ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है एकदम स्लाइटली, एंड फिर से उसी ट्यूनिंग फोर्क से चेक करना है। फिर जो लेंथ मिलेगा वो आपका L2 रहेगा। फिर क्या करना है, L1 L2 का मीन निकाल के L के कॉलम में, फिर उसमें क्या ऐड करना है, एंड करेक्शन ऐड करना है। मतलब उससे क्या मिलेगा आपको, कैपिटल L मिलेगा,
ऐसे आपको 4 ट्यूनिंग फोर्क के 4 कैपिटल एल मिलेंगे, मतलब 4 एन का वैल्यूज रहेगा आपका रेडी और 4 एल का वैल्यूज रहेगा। उसका कैलकुलेशन एन इंटू एल करना है ना, तो एन इंटू एल का कैलकुलेशन आपकी हैंडबुक में 2 पेज छोड़ के आगे दिया है, पेज नंबर 55 पे इधर कैलकुलेशन के लिए जगह दिया है। एन इंटू एल मल्टीप्लीकेशन है, तो लॉग कैलकुलेशन में उसका लॉग का क्या होगा, एडिशन होगा, इसलिए लॉग ऑफ एन का फर्स्ट कॉलम मिला, उसके बाद लॉग ऑफ एल का कॉलम है, दोनों कॉलम के लॉग का एडिशन होगा, थर्ड कॉलम में आएगा, एंड फोर्थ कॉलम में उन एडिशन का एनएल होगा, इससे आपको एनएल मिलेगा। उधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 4 एनएल लिखा है, उधर एनएल होगा, 4 कट करो, लास्ट कॉलम में एनएल है। इधर तक समझा है सबको? एनीबॉडी हैविंग डाउट प्लीज? ठीक है, वो एनएल का 4 वैल्यूज इधर लिखना है, पता है आपको? वो एनएल का 4 वैल्यूज इधर, वही मेन ऑब्जर्वेशन टेबल के लास्ट कॉलम में इधर वही 4 वैल्यूज। कौन से 4 वैल्यूज? लॉग कैलकुलेशन का जो लास्ट कॉलम मिलेगा ना एनएल का, वही एनएल आपको इधर लिखना है। 4 वैल्यूज है, ओनली 4 वैल्यूज। क्लियर? उस 4 वैल्यूज का मीन निकालना है। कैसे मीन निकालोगे? डिवाइड बाय 4। इधर लिखेंगे मीन एनएल। अभी एनएल तो मिल गया, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड मिलेगा। ऐसे आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑब्टेन करना है बाय कैलकुलेशन। नेक्स्ट है अननोन फ्रीक्वेंसी का। अननोन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? जैसे मैंने बताया आपको कि आपको 4 ट्यूनिंग फोर्क नॉन फ्रीक्वेंसीज के, लेकिन एक ट्यूनिंग फोर्क ऐसा दिया जाएगा जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी नहीं है लिखा, तो उसके लिए लेंथ का रेंज भी पता नहीं है, तो उसका मैक्सिमम साउंड सुनने के लिए आप फिर से लोअर वैल्यू ऑफ लेंथ से स्टार्ट करके अपर वैल्यू ऑफ लेंथ तक चेक करते जाना है, किधर वैल्यू मिलेगा। उसका भी लेंथ ऑब्टेन करना है कब? जब उसके लिए मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा तब। वो भी कितने बार करना है? 2 बार, L1 L2। वो किधर लिखना है? आपके लास्ट रो में। लास्ट रो में देखो, इधर अननोन फ्रीक्वेंसी लिखा है, उधर L1 L2 और उसका मीन भी आएगा, उसमें भी E का वैल्यू ऐड करना, वो आपका L' रहेगा अननोन फ्रीक्वेंसी का। क्लियर है? उसका कैलकुलेशन आगे क्या करना है मैं आपको एक बाद में वीडियो से बताने वाला हूं। अभी तक समझा क्या क्या करना है? किसी को डाउट है? प्रिकॉशन समझा? ठीक है, आज आपको n का वैल्यू सबसे पहले लिखना है, उसके बाद L1 L2 का वैल्यू लिख के मीन L निकालना है, एंड कैपिटल L तक आपको कंप्लीट करना है। ओके, इसके लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाए, 20 to 25 मिनट्स हार्डली। क्लियर है? ओके, अभी 5 सेट में डिवाइड होना है। फिर से एक बार, इधर 2 सेट, इधर 2 सेट, उधर 2